Bismillahirrahmanirrahim. Now we start with the intracranial complication of chronic suppurative otitis media. पहले हमने देखी थी एक्स्ट्राक्रेनियल. एक्स्ट्राक्रेनियल में क्या क्या आ जाता था? फेशियल नर्व पैरालिसिस आ जाता था, लेब्रंथाइटिस आ जाता था, एक्यूट मास्टर्डाइटिस आ जाता था और पेट्रोसाइटिस आ जाता था. वो सारी की सारी जो थी ब्रेन को इन्वॉल्व नहीं कर रही थी या ब्रेन की कवरिंग्स को इन्वॉल्व नहीं कर रही थी. अब इंट्राक्रेनियल का मतलब यह है कि जो क्रेनियम के अंदर वाले हिस्से हैं उनको इन्वॉल्व करेंगी. अगर आप ये क्रॉस सेक्शन देखें तो इसमें आपको दिखाया जा रहा है कि ऊपर हमारे पास स्किन है, ठीक है. स्किन के नीचे पेरिओस्टियम है जो कि बोन की आउटर मोस्ट लेयर होती है. फिर हमारे पास क्या है? क्रेनियम बोन है. और फिर क्या है? ड्यूरा मैटर है, रेटिनाइड मैटर है, पाया मैटर और नीचे ब्रेन पड़ा हुआ है. अब अगर तो कलेक्शन प्रेजेंट होगी बिटवीन क्रेनियम एंड ड्यूरा मैटर, मतलब यहाँ पे क्रेनियम के नीचे और ड्यूरा मैटर के दरमियान में पस की कलेक्शन होगी, इन्फ्लेमेशन होगी, इसको हम कहेंगे एक्स्ट्रा ड्यूरल एब्सिस. एक्स्ट्रा ड्यूरल, एक्स्ट्रा से मतलब ये होता है बाहर, ड्यूरा के बाहर. अगर ड्यूरा मैटर और रेटिनाइड के दरमियान में होगी, यहाँ पे पस कलेक्ट होगी, तो इसको हम कहेंगे सब ड्यूरल एब्सिस. सब का मतलब नीचे, सब ड्यूरल एब्सिस. अब अगर रेटिनाइड मैटर और पाया मैटर इन्वॉल्व होंगी, इन दोनों लेयर्स को हम कहते हैं लेप्टोमेनिंजेस. क्या कहते हैं? लेप्टोमेनिंजेस. अगर लेप्टोमेनिंजेस इन्वॉल्व होंगी, सब रेटिनाइड स्पेस इन्वॉल्व होगी, तो इसको हम कहेंगे मेनिंजाइटिस. ठीक है. अब सबसे पहले देखते हैं एक्स्ट्रा ड्यूरल एब्सिस. एक्स्ट्रा ड्यूरल एब्सिस क्या है? कलेक्शन ऑफ पस बिटवीन बोन एंड ड्यूरा मैटर. यही बात ऊपर बता दी मैंने आपको. में अकर इन बोथ एक्यूट एंड क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया. अगर एक्यूट ओटाइटिस मीडिया के साथ होगी तो फिर ये किस तरह एब्सिस बनेगी? एक्यूट का आपको पता है, एक्यूट जब इन्फ्लेमेशन होती है तो उसकी वजह से हाइपरीमिया होगा. हाइपरीमिया की वजह से पीएच कम होगी, जिस तरह हमने मास्टर्डाइटिस में पढ़ा था. बोनी डीकैल्सिफिकेशन कराएगी, डिक्रीज पीएच, एसिडिक मीडियम जो होता है. तो अल्टीमेटली पस बनेगी बोन एंड ड्यूरा के दरमियान में. ठीक है. अब ये बात याद रखनी है कि इसमें क्या हो रहा है कि सिर्फ बोन जो है वो मेनली डीकैल्सिफाई हो रही है, लेकिन ड्यूरा मैटर जो है वो ख़राब ज़रूर होगी लेकिन इंटैक्ट होगी. ठीक है. क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया में कोलेस्टेटोमा बनता है. आपको पता है वो बहुत सारे एंजाइम्स रिलीज़ करता है जो कि डीकैल्सिफिकेशन कराते हैं, डिस्ट्रक्शन कराते हैं बोन की. अब बोन डिस्ट्रॉय हो जाएगी लेकिन पस जो है वो कलेक्ट होगी बोन के नीचे लेकिन ड्यूरा मैटर के ऊपर. तो ये इसकी होगी पैथोफिजियोलॉजी. इसके अलावा एक और तरीका हो सकता है एक्स्ट्रा ड्यूरल एब्सिस बनने का. वही होता है कि वीनस थ्रोम्बोफिल्बाइटिस हो. हमारे पास क्या होते हैं कि साइनसेस होते हैं, हम आगे जाके देखेंगे. उनके अंदर से कोई भी इन्फेक्शन हुआ, सपोजिंगली नोज़ का इन्फेक्शन हुआ या स्किन का कोई इन्फेक्शन हुआ, फेशियल वेन के ज़रिए वो पहुंचा या ऑप्थेल्मिक वेन के ज़रिए पहुंचा, कवर्नस साइनस के अंदर या सैजिटल साइनस के अंदर कोई थ्रोम्बस बन गया, वो भी क्या कर सकता है? वो भी कलेक्ट हो सकता है बिटवीन ड्यूरा मैटर एंड बोन के दरमियान में. लेकिन इस पर बात ये याद रखनी है कि बोन इंटैक्ट रहती है क्योंकि डीकैल्सिफिकेशन नहीं होती इस कंडीशन के अंदर. अच्छा, अब जो ड्यूरा होगी वो किस तरह की नज़र आएगी? उसके अंदर बहुत सारी ग्रैनुलेशन नज़र आएंगी और वो अनहेल्दी और डिस्कलर्ड नज़र आएगी. ये नॉर्मल की तरह नज़र नहीं आएगी, थोड़ी सी डैमेज्ड होगी लेकिन ऑब्वियसली इंटैक्ट होगी अभी. ठीक है. अब जो एक्स्ट्रा ड्यूरल एब्सिस होती है वो मोस्टली एसिम्प्टोमेटिक होती है, लेकिन हम इसको सस्पेक्ट कर सकते हैं जब पेशेंट कंप्लेन करे कि उसे परसिस्टेंट हेडेक रहता है जिस साइड पे उसे ओटाइटिस मीडिया हुआ था. एयर के अंदर ऑब्वियसली पेन बहुत स्वेयर होगी. उसके अलावा जनरल मलेज, थकावट, जिस्म में दर्द, लो ग्रेड फीवर, पल्सेटाइल एयर डिस्चार्ज, जैसे कि एक्यूट इन्फ्लेमेशन के अंदर हमने एक्यूट मास्टर्डाइटिस के अंदर देखा था, एक रिदम के साथ हमारे पास डिस्चार्ज हो रहा होता है. और उसके बाद होगा जो हेडेक है वो डिसअपियर हो जाता है. पेशेंट कहेगा कि जी जब मेरे कान से पस वगैरह, पीप वगैरह निकल आती है तो उसके बाद मेरा सर जो है वो दुखना बंद हो जाता है. तो ये इस कंडीशन के अंदर हम सस्पेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली हमें कंफर्म डायग्नोसिस नहीं होगा क्योंकि ये ज़्यादातर एसिम्प्टोमेटिक होते हैं. ट्रीटमेंट क्या होगी? एंटीबायोटिक थेरेपी देंगे, कॉर्टिकल मॉडिफाइड रेडिकल या रेडिकल मास्टर्डेक्टमी करते हैं ताकि हम वो ड्रेनेज कर सकें पस वगैरह की जो मिडल ईयर से हो रही है. और एक्स्ट्रा ड्यूरल एब्सिस को हम एब्सिस को भी निकालते हैं बर्र होल से. अब बर्र होल क्या होता है? ये आप देख रहे हैं कि हमारे पास टेम्पोरल बोन है. इसके अंदर हमने क्या किया है कि स्किन, फिर पेरिओस्टियम, ठीक है, और उससे हमने कहाँ तक गए हैं? जहाँ तक हेल्दी ड्यूरा मैटर नहीं आ जाता वहाँ तक हम लोगों ने ड्रिल किया और पस को डिस्चार्ज कर लिया. इसे हम कहते हैं बर्र होल. ठीक है. ओके. नेक्स्ट है हमारे पास सब ड्यूरल एब्सिस. अब सब ड्यूरल एब्सिस क्या होगी? ड्यूरा के नीचे और रेटिनाइड के ऊपर. ठीक है. तो ये सब ड्यूरल एब्सिस होगी. सब ड्यूरल एब्सिस क्या होती है? कलेक्शन ऑफ पस बिटवीन ड्यूरा एंड रेटिनाइड. पैथोलॉजी क्या होगी? मिडल ईयर इन्फेक्शन हुआ, उसकी वजह से इरोजन ऑफ बोन एंड ड्यूरा हो गई. अब यहाँ पे एक बात याद रखें कि अब ड्यूरा भी
एरोड होगी। अब पिछले वाले में क्या था कि बोन एरोड हो रही थी लेकिन डूरा मैटर इंटैक्ट थी। अब डूरा भी एरोड होगी तो ऑब्वियसली डूरा के नीचे हमारे पास क्या होते हैं, एरेकिनाइड मैटर, लेकिन एरेकिनाइड के ऊपर ऊपर तक पस कलेक्ट होगी। वही दूसरा मैकेनिज्म हो सकता है थ्रोम्बोफिल्पाइटिस के ज़रिए भी हो सकता है, लेकिन बोन इंटैक्ट रहती है एज़ यूजुअल। पस जो होती है वो सब एरेकिनाइड सब डूरल स्पेस के अंदर इकट्ठी हो जाती है, इसको हम कहते हैं सब डूरल एब्सेस। साइन एंड सिम्टम्स ये किस तरह होंगे, क्योंकि अब हमारे पास क्या हो रही है, मेनिंजियल इरिटेशन हो रही है, क्योंकि देखें डूरा मैटर जो है वो अब ख़राब हो गई है, नीचे रेकेनाइड मैटर के ऊपर भी पस कलेक्ट हो रही है, तो ये दोनों इरिटेट होंगी, जिसकी वजह से क्या होगा, हेडेक होगा, फीवर होगा ग्रेटर देन और इक्वल टू 102, हाई फीवर होगा, बॉडी में पेन्स होंगी, ड्राउजीनेस फील होगी, नेक रिजिडिटी भी होगी और कर्निक साइन भी पॉजिटिव होगा। ये क्या होता है ये आगे जाके एक्सप्लेन करता हूँ मेनिंजाइटिस के साथ। कॉर्टिकल वीनस थ्रोम्बोफिल्बाइटिस अगर हुआ है तो उसके साथ क्या होगा कि इन वेन ओवर द सेरिब्रल हेमिस्फीयर। अब देखें अगर तो इसने इन्वॉल्व किया है, ये देखें यहाँ पे हमारे पास है डूरा और रेकेनाइड, इनके दरमियान में काफ़ी वेन्स होती हैं। यहाँ पे अगर वेन्स इन्वॉल्व हो गई तो वेन्स के ऊपर कंप्रेशन होगी, साथ में नर्व्स होती हैं वो भी कंप्रेस होंगी। अब उसकी वजह से क्या होगा, वेनस थ्रोम्बोफिल्बाइटिस है ना, वेनस का मतलब है कि वेन्स इन्वॉल्व हैं, ठीक है। तो वेन्स के अंदर इन्फ्लेमेशन है, पस इकट्ठी हुई है रेकेनाइड और डूरा मैटर के दरमियान में, वो नीचे सारी वो लाजमी सी बात है हेमिस्फेयर को कंप्रेस कर रही हैं, नर्व्स को कंप्रेस कर रही हैं। उसकी वजह से क्या होगा, अगर तो वो जैसे हमारे पास टेम्पोरल बोन वाला एरिया है वहाँ पे कंप्रेस कर रही है, एफेजिया होगा, बोलने में प्रॉब्लम होगी, हेमीप्लीजिया होगा, वीकनेस होगी मसल्स की एक साइड पे बॉडी के, हेमिएनोपिया होगा, दिखने में मसला होगा, एक ही गेज में जो आई साइड होगी वो वीक होगी और एपिलेप्टिक फिट्स हो सकते हैं, ठीक है। और तीसरी चीज़ हो सकती है रेज्ड इंट्राक्रैनियल प्रेशर। अब रेज्ड इंट्राक्रैनियल प्रेशर क्यों होगा, क्योंकि ये जो हैं वीनस रिटर्न को कम कर रही हैं। देखें जब वेन्स ऑब्वियसली कंप्रेस होंगी तो क्या होगा, सपोजिंगली ये वेन जा रही थी जिसने ड्रेन होना था एमिजरी वेन्स के थ्रू नीचे सिस्टमिक वेन्स के अंदर, तो यहाँ पे आ गई पस, ऊपर से पस इसको कंप्रेस कर रही है, तो ऑब्वियसली अब वीनस रिटर्न कम हो जाएगा, तो यहाँ पे जो हमारे पास वेंट्रिकल्स होंगे उनके अंदर प्रेशर बढ़ जाएगा, तो इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, पेपिलोडीमा होगा। पेपिलोडीमा क्या होता है कि पेपिलोडीमा होता है जब रेज्ड इंट्राक्रैनियल प्रेशर होता है तो हमारे पास जो नॉर्मल दिखने वाली आई के अंदर हमारे पास ऑप्टिक डिस्क होती है वो ख़राब हो जाती है, वो डल नज़र आती है, वो मैं आपको पिक्चर दिखाता हूँ अभी। टोसिस होगा और डायलेटेड पीपल होगा, ये सारी चीज़ें हमारे पास साइन एंड सिम्टम्स होते हैं सब ड्यूरल एब्सेस की। अच्छा, एक्स्ट्रा ड्यूरल के अंदर क्या था, सिम्टोमेटिक नहीं होता, लेकिन हम सस्पेक्ट करते हैं जब क्या हो, हेडेक हो, परसिस्टेंट हेडेक हो, पेशेंट को एयर डिस्चार्ज के साथ वो ठीक हो जाता हो, और साथ में हमारे पास क्या हो, पल्सेटाइल एयर डिस्चार्ज हो, बाकी फीवर और पेन वगैरह तो होती ही है। इसके अंदर 3 चीज़ों की वजह से सिम्टम्स आ रही हैं, मेनिंजियल इरिटेशन होने की वजह से हेडेक फीवर वगैरह हो रहा है, वीनस थ्रोम्बोफिल्बाइटिस की वजह से क्योंकि वेन्स के अंदर इंगोर्चमेंट है, वहाँ पे इन्फ्लेमेशन है और ऊपर से पस भी है, तो नीचे नर्व्स वगैरह को कंप्रेस कर रहे हैं, एफेजिया, हेमीप्लीजिया, हेमिएनोपिया वगैरह होंगे, और इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ने की वजह से पेपिलोडीमा, टोसिस और आई की जो सिम्टम्स है वो आएंगी। सीटी स्कैन और एमआरआई जो है वो डायग्नोसिस के लिए इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको दिखाता हूँ पेपिलोडीमा क्या होता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये नॉर्मल ऑप्टिक डिस्क है जिसकी बिल्कुल शार्प एजेस हैं, ये शार्प बिल्कुल वाज़ेह नज़र आ रही हुई है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ने की वजह से इसके जो मार्जिन हैं वो डल हो गए हैं और नैरो भी हो गए हैं, तो ये पेपिलोडीमा की कंडीशन होती है। फंडोस्कोपी जब आप करेंगे या थैल्मोस्कोपी, डायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोपी करेंगे तो आई के अंदर इस तरह चेंजेस नजर आएंगे फंडस के अंदर। ओके, अब ट्रीटमेंट कैसे करना है, लाजमी सी बात है लंबर पंक्चर करेंगे, लंबर पंक्चर को यहाँ पे अवॉइड करना है। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, लंबर पंक्चर को क्यों अवॉइड करना है। अगर लंबर पंक्चर करेंगे तो उसकी वजह से क्या होता है, हर्निएशन हो सकती है सेरिब्रल टॉन्सिल्स की, जो जहाँ से आपने लंबर पंक्चर किया होगा वहाँ से सेरिब्रम जो हमारे पास पार्ट होगा स्पाइनल कॉर्ड वगैरह का वो हर्निएट हो सकता है, ब्रेन के टॉन्सिल्स जो हैं सेरिब्रल टॉन्सिल्स वो बाहर आ सकते हैं, तो ये लंबर पंक्चर अवॉइड करना चाहिए सब ड्यूरल एब्सेस के अंदर। अब वहाँ पे भी हमने क्या किया था, एब्सेस को ड्रेन किया था, यहाँ भी हम एब्सेस को ड्रेन करेंगे सेम उसी तरह बर होल के ज़रिए। उसमें ये होता है कि हमने कट करनी है स्किन, पेरियोस्टियम, और वहाँ तक जाना है जहाँ तक एब्सेस प्रेजेंट, ताकि नीचे वाली जो लेयर है हेल्दी जब तक नहीं आ जाती वहाँ तक हम ड्रेन करेंगे ताकि सारी एब्सेस रिमूव हो जाए, ठीक है। क्रेनियोटोमी कर सकते हैं, क्रेनियल खोल के उसके अंदर से सारी पस ड्रेन कर दी जाए।
एंटीबायोटिक्स देते हैं ऑब्वियसली, ताकि जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है वो सारे दोबारा इन्फेक्शन ना कर सकें। और ईयर की जो डिज़ीज़ है जो भी की कॉज कर रही है, जैसे कि एक्यूट ओटाइटिस मीडिया या क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया, उन सबको हम ट्रीट करेंगे, लेकिन पहले हमें एब्सेस को कंट्रोल करना है। अ वेरी इंपॉर्टेंट UQ और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हर लिहाज से, पैथोलॉजी, मतलब हम फिजियोलॉजी से पढ़ते आ रहे हैं, न्यूरोलॉजी में पढ़ा था, मेनिंजाइटिस। अब मेनिंजाइटिस क्या है? इन्फ्लेमेशन ऑफ लेप्टोमेनिंजेस। लेप्टोमेनिंजेस मैंने आपको बता दिया, रेटिनाइड और पायामेटर को कहते हैं, अलॉन्ग विद बैक्टीरियल इन्वेजन ऑफ CSF इन द सबरेटिनाइड स्पेस। अब आपको पता है कि ये दो लेयर्स जो होती हैं हमारे पास, रेटिनाइड और पायामेटर, इन दोनों के दरमियान में क्या होता है? सबरेटिनाइड स्पेस। सबरेटिनाइड स्पेस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? CSF प्रेजेंट होता है। तो अगर बैक्टीरिया यहाँ पे पहुँचेगा तो वह सबरेटिनाइड स्पेस के अंदर क्या होगा? बैक्टीरियल इन्वेजन हो जाएगी। ठीक है, दोनों कंडीशंस में हो सकता है, एक्यूट ओटाइटिस मीडिया की वजह से, क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया की वजह से। एक्यूट ओटाइटिस मीडिया ज़्यादातर कॉज कराता है मेनिंजाइटिस इन चिल्ड्रन, जबकि क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया ज़्यादातर अडल्ट के अंदर मेनिंजाइटिस कराता है। तीसरा रूट हो सकता है ब्लड बोर्न बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ठीक है, और उस या फिर हो सकता है क्रोनिक ईयर डिजीज़, जिसकी वजह से बोन इरोजन होती है, जैसे कोलेस्टिटोमा है, तो उसकी वजह से क्या होगा? या फिर रेट्रोग्रेड थ्रोम्बोफिल्बाइटिस, थ्रोम्बस जो है, थ्रोम्बोफिल्बाइटिस हुआ, वेन्स के अंदर जो है थ्रोम्बस बना, उसने एक्लूड किया, वो सबरेटिनाइड स्पेस के अंदर आया, CSF को इन्वॉल्व किया, तो उसकी वजह से भी अल्टीमेटली मेनिंजाइटिस हो गया। तो पैथोलॉजी क्या है कि एक्यूट ओटाइटिस मीडिया, क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया, दोनों की वजह से हो सकता है, ब्लड बोर्न की वजह से हो सकता है, और रेट्रोग्रेड थ्रोम्बोफिल्बाइटिस की वजह से हो सकता है मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस है क्या? इन्फ्लेमेशन ऑफ लेप्टोमेनिंजेस। क्लिनिकल फीचर्स बहुत ही कॉमन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और बहुत ही सिंपल हैं। बहुत ज़्यादा फीवर होगा, 102 से 104 के दरमियान में ये हमारे पास होता है फीवर। हेडेक होगा, नेक रिजिडिटी होगी, फोटोफोबिया होगा, ये बहुत ही कॉमन सिम्टम्स हैं मेनिंजाइटिस के अंदर। मेंटल इरिटेबिलिटी होगी, बिहेवियरल चेंजेस आएंगे पेशेंट के अंदर, नॉजिया एंड वॉमिटिंग होगा। उसके बाद ड्राउजीनेस होगी, ड्राउजीनेस जो है वो बढ़ती जाती है, डिलीरियम में कन्वर्ट होती है और फिर कोमा हो सकता है। और ऑब्वियस ही बात है, क्योंकि इतनी ज़्यादा एब्सेस इकट्ठी हुई है, वो क्रेनियल नर्व का पैरालिसिस भी करा सकती है। एग्जामिनेशन पे क्या क्या देखेंगे? नेक रिजिडिटी होगी पेशेंट के अंदर, हाई फीवर होगा, कर्निक साइन पॉजिटिव होगा। अब कर्निक साइन पॉजिटिव क्या होता है? ये देखिए, पेशेंट को हमने लिटाया, ठीक है, उसको क्या किया कि उसकी हिप फ्लेक्शन की 90 डिग्री के ऊपर, ठीक है, ये 90 डिग्री के ऊपर हिप फ्लेक्शन की, ये किसके साथ एंगल बना रहा है? नी के साथ। तो पेशेंट को क्या होगा? पेन होगा, और बहुत एक्सक्रूशिएटिंग पेन होता है, तो हम कहते हैं कर्निक साइन पॉजिटिव है। दूसरा होता है ब्रूजिंकी साइन। ब्रूजिंकी साइन क्या है कि ये पेशेंट सुपाइन पोजीशन में लेटा हुआ है, हम इसकी नेक को फ्लेक्स करते हैं, ठीक है, नेक की जब फ्लेक्शन करते हैं तो पेन भी होती है, और पेशेंट जो है वो अपनी नीज़ को भी और हिप्स को भी फ्लेक्स करता है, ये देखिए यहाँ पे, ठीक है, दोनों की फ्लेक्शन की हुई है इसने, तो ये ब्रूजिंकी साइन पॉजिटिव है। पैपिलोडीमा भी होगा इसके अंदर, और टेंडन रिफ्लेक्सेस इनिशियली बहुत ज़्यादा एक्सजरेटेड होते हैं, लेकिन बाद में स्लगिश हो जाते हैं। तो सिंपल है, हेडेक, नेक रिजिडिटी, फोटोफोबिया, पैपिलोडीमा, ब्रूजिंकी, कर्निक साइन पॉजिटिव, ये सारे सिम्टम्स हैं मेनिंजाइटिस के। बहुत ईजी है पिक करने के लिए क्वेश्चन। CT स्कैन या MRI के ज़रिए से डायग्नोसिस किया जाता है इसका। CSF कैसा होगा? टर्बिड, बहुत गंदला सा होगा। सेलुलर काउंट, न्यूट्रोफिल्स, मैक्रोफेजेस बढ़े हुए होंगे, बहुत शदीद बढ़े हुए होंगे। प्रोटीन लेवल्स भी इंक्रीज़ हुए होंगे, लेकिन ग्लूकोज लेवल नॉर्मल होता है, ठीक है। और क्लोराइड्स होते हैं वो तकरीबन डिमिनिश्ड होते हैं, ख़त्म हुए होते हैं, बहुत ही कम होते हैं, तो ये आपने याद रखनी है। टर्बिड फ्लूइड होता है, सेलुलर काउंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। ट्रीटमेंट है इसके मेडिकल भी हो सकते हैं, सर्जिकल भी हो सकते हैं, लेकिन हमेशा हम मेडिकल ट्रीटमेंट को इसको प्रेफर करते हैं। मेडिकल ट्रीटमेंट में क्या होता है? एंटीबायोटिक थेरेपी देते हैं और कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देते हैं। सर्जिकल में हम क्या करते हैं? मेनिंजाइटिस फॉलोइंग द एक्यूट ओटाइटिस मीडिया है तो हम मैरिंगोटमी करेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली क्या होगा कि एक्यूट ओटाइटिस मीडिया के अंदर बल्ज कर रही होगी हमारे पास जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होगी, तो हम उसकी ड्रेनेज करते हैं इंसिजन देख के। मैरिंगोटमी करेंगे, कॉर्टिकल मेस्टोइडेक्टमी करेंगे, क्योंकि ये कॉज भी हो सकती है ना मेनिंजाइटिस की। उसके बाद है, अगर क्रोनिक सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया कोलेस्टिटोमा के साथ है और उसकी वजह से मेनिंजाइटिस हो रहा है, तो रेडिकल और मॉडिफाइड रेडिकल मेस्टोइडेक्टमी करते हैं। ये क्या होती हैं ये हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब आ जाओ ऑटोजेनिक ब्रेन एब्सेस के ऊपर। ऑटोजेनिक का मतलब क्या है कि जो कि ईयर का कोई कॉज है उसकी वजह से ब्रेन एब्सेस हो रही है। रूट ऑफ इन्फेक्शन में देखते हैं कि इन्फेक्शन कॉजिंग बैक्टीरियाज कौन से हो सकते हैं। एरोबिक भी हो सकते हैं, एनारोबिक भी हो सकते हैं। ज़्यादातर एरोबिक बैक्टीरियाज होते हैं, जैसे कि स्ट्रेप्टोकोकाई हो सकते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस नमूनी हो सकता है, स्टेफ्लोकोकाई हो सकते हैं,
प्रोटियस मिराबिलस हो सकता है, ई कोलाई या सूडोमोनास एरिगनोसा हो सकता है। एनारोबिक के अंदर बैक्टीरियाइडिस फ्रिजालिस हो सकता है, पेप्टोस्ट्रेप्टोकोकाई हो सकता है, और बहुत रेयरली हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा हो सकता है। तो ये तो हो गया जो बैक्टीरियाज कॉज कर सकते हैं। अब ये किस तरह होता है ब्रेन एब्सेस? सबसे पहले है कि इसकी कुछ स्टेजेस होती हैं। सबसे पहले इन्वेड करेगा, ठीक है, कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसने इन्वेड करना है। अब इन्वेड कैसे करने हैं? कोई सर्जिकल ट्रॉमा हुआ या फिर क्रोनिक सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया बोन एरोजन हुई उसके थ्रू गया, एक्यूट मास्टोइडाइटिस हुई उसके ज़रिए हुआ, किसी भी रूट से वो ब्रेन इंट्राक्रैनियल कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट हुई है। उसके अंदर पेशेंट को सिम्टम्स क्या आएंगी? हेडेक होगा, लो ग्रेड फीवर होगा, मलेज होगा, जैसे कि मेनिंजियल इरिटेशन के अंदर होता है। दूसरी है स्टेज ऑफ लोकलाइजेशन। अब ये सेम हर डिजीज़ की तरह स्टेज ऑफ लोकलाइजेशन में क्या होता है कि बॉडी जो है वो काउंटर करती है, वॉल ऑफ करती है, कैप्सूल बनाती है अराउंड द बैक्टीरिया ताकि वो फैल ना सके। तो उसके अंदर क्या होती है? लेटेंट स्टेज होती है, कोई सिम्टम्स नहीं आती पेशेंट को। तीसरी है स्टेज ऑफ इनलार्जमेंट। अब एब्सेस क्या होगी? वो इनलार्ज करना शुरू होगी। जब इनलार्ज करेगी तो उसकी वजह से क्या होगा? कंप्रेशन होगी वेन्स की, वीनस रिटर्न सही नहीं हो रहा, इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ जाएगा, और जब इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ेगा तो सेरिब्रम के ऊपर जब प्रेशर आएगा तो उसकी डिसफंक्शनिंग होना शुरू हो जाएगी। आखिरी स्टेज है स्टेज ऑफ टर्मिनेशन। अब इसमें क्या हुआ कि रप्चर हो जाएगी, वो वाली एब्सेस इतनी ज़्यादा बढ़ी है, वो रप्चर होगी तो क्या होगा कि वो सबरेकिनाइड स्पेस के अंदर चली जाएगी, और सबरेकिनाइड स्पेस के अंदर जाएगी तो वो सेम सिम्टम्स प्रेजेंट करेगी जैसे कि मेनिंजाइटिस की होती हैं। तो ब्रेन एब्सेस में क्या हुआ? सबसे पहले इन्वेड किया बैक्टीरियाज वगैरह ने, सिंपल मेनिंजियल इरिटेशन वाली सिम्टम्स आई, फिर लोकलाइजेशन वाली स्टेज है जिसमें कोई सिम्टम नहीं होती, फिर वो एब्सेस इनलार्ज करती है, इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ता है, और सेरिब्रल डिसफंक्शनिंग वाली मतलब मसल वीकनेस, मोटिलिटी में प्रॉब्लम होगा, एटेक्सिया हो सकता है पेशेंट को, ये सिम्टम्स आई। और एट द एंड क्या होगा? टर्मिनेशन होगी, जब एब्सेस फट जाएगी, ब्रस्ट करेगी, सबरेकिनाइड स्पेस के अंदर आ सकती है और उसकी वजह से मेनिंजाइटिस आ जाएगा। क्लिनिकल फीचर्स देखें तो वही हम जिस तरह पहले डिस्कस कर रहे थे कि ये डिफरेंट कॉजेज़ की वजह से होंगे। अगर तो इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ा हुआ है तो उसकी वजह से हेडेक होगा, और ये हेडेक जो होता है वर्सन होता है मॉर्निंग के अंदर, नॉजिया एंड वॉमिटिंग होगी। इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ा, बहुत सारे हमारे जो ट्रिगर जोन्स होते हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगे, नॉजिया वॉमिटिंग वगैरह होगा। जो कॉन्शियसनेस का लेवल होगा वो भी अल्टर्ड रहेगा। उसके बाद है पेपिलोडीमा। ऑब्वियसली इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ने की वजह से क्या होता है? डल हो जाते हैं मार्जिन ऑफ द ऑप्टिक डिस्क। पल्स स्लो होगी और सब नॉर्मल टेम्परेचर होगा। ये अब डिफरेंट बात है, ठीक है। पल्स जो होगी वो स्लो हो जाएगी और सब नॉर्मल टेम्परेचर होंगे। अब एब्सेस जिस एरिया ऑफ ब्रेन को, सपोज करें टेम्पोरल एरिया को, टेम्पोरल लोब को वो अगर कर रही है तो वो टेम्पोरल लोब के लिहाज से सिम्टम्स आएंगी। एफेजिया होगा क्योंकि वहाँ पे हमारे पास जो इंटरप्रिटेशन ऑफ होती है, क्या कहते हैं, स्पीच, और फिर उससे आगे जाता है न्यूरोनल पाथवे जो कि आगे जाके फिर हमारे पास स्पीच में इन्वॉल्व होता है। एफेजिया होगा, ह्यूमनोमस हेमियोनोपिया होगा, आई की कॉम्प्लिकेशन, कॉन्ट्रालैटरल मोटर पैरालिसिस। ऑब्वियस ही बात है, जब आपको पता है हमने वहाँ पे न्यूरोनल ट्रैक्स पढ़े थे, उसमें जिस साइड से आ रही होती है उसके ऑपोजिट साइड पे वो डिकसेशन हो जाती है फाइबर्स की, तो कॉन्ट्रालैटरल मोटर पैरालिसिस होगा। अब ये दो चीज़ें हैं इसमें, आप अगर देखें, अगर तो ये टेम्पोरल, सपोज करेंगे ये टेम्पोरल एरिया ये वाला, अगर टेम्पोरल एरिया से एब्सेस जो है वो बाहर की तरफ बढ़ रही है, आउटवर्ड्स आ रही है, तो सबसे पहले ये फेस को, फिर आर्म को, फिर लेग को कॉम्प्लिकेट करेगी। लेकिन ये अगर अंदर की तरफ जा रही है, आपको पता है ना, दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर होते हैं, उनके दरमियान में क्या होता है? इंटरनल कैप्सूल होता है इस तरह। अगर तो उस तरफ बढ़ रही है, मीडियली अंदर की तरफ जा रही है, तो पहले लेग्स इन्वॉल्व होंगी, फिर आर्म्स, और आखिर में फेस होगा, ठीक है। तो ये बात याद रखने वाली है। एपिलेप्टिक फिट्स होंगे, हेलुसिनेशन ऑफ टेस्ट एंड स्मेल, क्योंकि सारे ब्रेन के फंक्शंस जो हैं वो अब डिस्टर्ब हो रहे हैं, ठीक है। टेम्पोरल लोब की एब्सेस होने की वजह से ये सारी सिम्टम्स आ रही हैं। अब आ जाओ सेरिबेलर डिसफंक्शनिंग अगर होगी। सेरिबेलम का आपको पता है फंक्शनिंग होता है कि बॉडी का वो बैलेंस मेंटेन करती है, वो आपके जो कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट्स होती हैं उसको कंट्रोल करती है। तो इसमें भी क्या होगा? स्पॉन्टेनियस निस्टिग्मस होगा, इप्सिलैटरल एटैक्सिया एंड हाइपोटोनिया होगा, क्योंकि आपको पता है सेरिबेलर जो होते हैं फाइबर्स होते हैं वो सेम साइड से जाते हैं। तो सेरिबेलर का काम, सेरिबेलम का फंक्शन होता है कि वो आपके नॉर्मल बैलेंस को, आपको पता है वेस्टिबुलर पाथवे आ रहा होता है जो कि हमारे पास बैलेंस को कंट्रोल कर रहा होता है, वो सारा कुछ ख़राब हो जाएगा। पास पॉइंटिंग होगी, मतलब एक पेशेंट को कहा है कि ये वाला एरिया इसको टच करके दिखाओ, तो वो क्या कर जाएगा? आगे चला जाएगा। इसको हम इंटेंशनल ट्रेमर्स कहते हैं। डिसडायोकोकाइनेसिया, रिपीटेडली रैपिड मूवमेंट्स, उसको कहते हैं कि
आप जिस तरह रोटियां पकाते हैं उस तरह की मूवमेंट करके दिखाएं तो वो नहीं कर पाएगा, डिसडायगोकाइन होगा। अल्टरनेटेड रेपिटेटेड अल्टरनेटिव मूवमेंट्स होती हैं वो नहीं हो पाती। इन्वेस्टिगेशन हम क्या क्या करेंगे, स्कल का एक्सरे कराएंगे, एमआरआई कराएंगे, सीटी स्कैन कराएंगे। ऑब्वियसली इससे हमें पता चल जाएगा कि कहाँ पे एब्सेस है, किस तरह की एब्सेस है, कौन सा एरिया लोकलाइज हो जाएगा। लंबर पंक्चर करेंगे तो सीएसएफ उसका प्रेशर बढ़ा हुआ होगा, इंट्राक्रैनियल प्रेशर हमने ऊपर कहा कि बढ़ जाता है। इस तरह की मेनिंजाइटिस की सिम्टम्स होती हैं उसी तरह ही होती हैं, लेकिन सिर्फ ये बात होती है कि वाइट ब्लड सेल का जो काउंट होता है वो हाई तो होता है लेकिन मेनिंजाइटिस इतना हाई नहीं होता। ठीक है, तो ये वही हमारे पास हो गई। अब ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, एंटीबायोटिक थेरेपी देंगे, क्लोरमफेनिकोल, ये थर्ड जनरेशन सेफलोस्पोरिन, ब्रॉड स्पेक्ट्रम है ऑब्वियसली हम यूज़ करेंगे। एनारोब्स हैं तो वो अच्छा रिस्पॉन्स करते हैं मेट्रोनिडाजोल के साथ, और अगर एरोब्स हैं जैसे कि सूडोमोनास एरिगनोजा होता है उसके लिए हम स्पेसिफिक जो ड्रग्स एरोब्स के लिए अमाइनोग्लाइकोसाइड्स हम पढ़ के हैं, जेंटामाइसिन, टोब्रामाइसिन, ये वाले यूज़ करते हैं। ठीक है, इंट्राक्रैनियल प्रेशर को नॉर्मल करने के लिए डेक्सामीथासोन देते हैं, और एयर डिस्चार्ज को ट्रीट करने के लिए कॉन्टीन्यूसली एयर से सक्शन करते हैं और टॉपिकल एयर ड्रॉप्स डालते हैं। अब न्यूरोनल सिम्टम्स उनको ट्रीट करना है तो न्यूरोनल एब्सेस को अगर निकालना है ब्रेन के अंदर एब्सेस, वो बार होल भी करते हैं या फिर ओपन इंसिजन देते हैं ब्रेन के अंदर से एब्सेस निकालने के लिए। ऑटोलॉजिक सिम्टम्स जो आ रहे हैं उनको ट्रीट करने के लिए, क्योंकि ये ब्रेन की जो ये सिम्टम्स आ रही हैं सारी की सारी कॉजेज़ कहाँ से हैं, एक्यूट ओटाइटिस मीडिया या क्रोनिक सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया की वजह से हैं, तो उस कॉज को भी हम ट्रीट करेंगे। लेकिन पहले एब्सेस पे कंट्रोल करना ज़रूरी है, उसके लिए हम रेडिकल मेस्टोइडेक्टमी कर सकते हैं, लेकिन पहले एब्सेस को कंट्रोल करना ज़रूरी है।